नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आरआरबी ग्रुप डी जिसकी कि दोस्तों अभी एग्जाम डेट आ चुकी है। 3 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक हम लोगों के एग्जाम होने हैं। तो उसी के लिए हम लोग आप लोगों के लिए रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने कवर कराए हैं 96 नंबर से लेकर के 116 नंबर तक। क्योंकि दोस्तों क्या है कि आरआरबी ग्रुप डी में ये जो अभी आपका एग्जाम होगा, इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा वेटेज वो रीजनिंग का ही रहता है। 30 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर की दोस्तों रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है, सबसे नंबर 1 पर। उसके बाद 25 नंबर की दोस्तों मैथ, 25 नंबर की साइंस और 20 नंबर की जीके और साथ में उसके करंट अफेयर रहता है। तो ये दोस्तों हमारा रहता है सिलेबस। 30 नंबर की क्या रहती है, 30 नंबर की रीजनिंग रहती है। उसके बाद 25 नंबर की रहती है मैथ, 25 नंबर की दोस्तों साइंस रहती है और 20 नंबर की जीके और करंट अफेयर। तो मैं कल आप लोगों के लिए टॉप 15 क्वेश्चंस मैथ के मैंने कवर कराए थे। आज आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस मैं रीजनिंग के लेके आया हूँ। शाम को मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक इंपॉर्टेंट वाला 20 क्वेश्चंस का या 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा और जीके जीएस की तो मैं प्रैक्टिस कराता ही हूँ, जिसमें कि मैं 38 या 40 क्वेश्चंस पर डे लेकर के आता हूँ। मतलब 1-2 दिन बाद जब अपना टर्न होता है। तो आज क्या करना है हम लोगों को, जीके मतलब रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग क्या करिए, नोटबुक और पेन लेकर के मेरे साथ में आ जाइए। तो चलिए हम लोग बिना देरी की शुरू कर लेते हैं आज की अपनी रीजनिंग की इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की क्लास। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने बताया कि वेटेज रीजनिंग का ही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। कह रहा है कि वरुण पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है तथा दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। तो बताएं वरुण प्रारंभ के बिंदु से कितनी दूर वह किस दिशा में है। दोस्तों, जब दिशा हम लोगों को अपनी नोटबुक में बनानी होती है तो कैसे बनाते हैं। ये इधर इस साइड में ये होता है ईस्ट यानी कि पूर्व, ये होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर और नीचे हो जाता है साउथ। उसने हमसे कहा कि वह पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पूर्व की ओर ये बीच वाला पॉइंट था, मान लो यहाँ से पूर्व की ओर वह 20 किलोमीटर सबसे पहले गया। फिर दाईं ओर मुड़कर यहाँ से 20 किलोमीटर वो चला, ये लीजिए 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाईं ओर वह मुड़ा। अब ऐसे जा रहे हैं तो इधर दाईं ओर मुड़ गया। 15 किलोमीटर चलता है मुड़ने के बाद, ये लीजिए वो 15 किलोमीटर मुड़ने के बाद मान लीजिए चला। ठीक है, ये 15 किलोमीटर। फिर उसने कहा कि वह बाईं ओर फिर मुड़ता है। मान लीजिए ऐसे चल रहा था, बाईं ओर इधर को फिर से मुड़ गया और बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर जाता है। ये लीजिए 20 किलोमीटर वो फिर चला गया। ये मैंने 20 किलोमीटर यहाँ पे लिख दिया। ये 20 किलोमीटर था, ये 15 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर। अब कह रहा है कि वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है। ऐसे चला, अब यहां से बाईं ओर मुड़ गया इस साइड को। कितना गया है, 30 किलोमीटर गया है। यानी कि यहां से ये डॉट डॉट 15 किलोमीटर था, यहां चला गया है वो 30 किलोमीटर। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। और कह रहा है अंत में बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। 20 ये था, 20 ये था, यानी कि बाईं ओर मुड़ा और यहां तक आ गया। ठीक है, ये यहां तक आया। अंत में लास्ट में यहां तक कितना, 40 किलोमीटर वो गया और आया। अब हम लोगों से कह रहा है कि बताइए वरुण प्रारंभ के बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में है। प्रारंभ में वरुण यहाँ पे था। अब हमसे कह रहा है कि बताइए किस दिशा में है। इस दिशा में है दोस्तों, ये ऊपर की साइड की दिशा में है, यानी कि उत्तर की दिशा में है। कितनी दूरी पर है, ये दोस्तों यहाँ से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। आपने देखा कि ये 15 किलोमीटर की थी, ऊपर 15 किलोमीटर, यानी कि 15 किलोमीटर उत्तर की दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और इसके बाद ये जो ऊपर बची ये भी 15 किलोमीटर की ही डिस्टेंस थी। तो 15 किलोमीटर यहाँ से ये ऊपर और उत्तर की साइड में यानी कि नॉर्थ की साइड में। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से जैसा उसने क्वेश्चन ने कहा है वैसे ही करते जाना है और अपना आंसर ले लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। ये क्वेश्चंस भी दोस्तों जो आप लोगों से कथन और कार्यवाही से क्वेश्चन आते हैं, ये ग्रुप डी में जरूर पूछे जाते हैं। आप लोगों को इनको भी अच्छे से कवर करना है क्योंकि उसने क्या बताया है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इससे दोस्तों 30 नंबर की आना है सिलेबस, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस के अंदर ये सब कथन कारक वगैरह आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इसको ये जो कथन और कार्रवाई की क्वेश्चन आएंगे इनको भी अच्छे से देखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का, यानी कि 97। कह रहा है कि इस प्रश्न में एक कथन के बाद एक और दो द्वारा क्रमांकित दो कार्रवाइयां दी गई हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर तय करना है कि कौन सी कार्रवाइयां तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करती हैं।
यानी कि कथन और कार्यवाही को हमें देखना है। चलिए हम लोग कथन पढ़ते हैं कि हमारा कथन क्या कह रहा है, कैसा है कथन। कथन कह रहा है कि प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच अपार्टमेंट परिसर के बाहर सर्विस रोड पर गंभीर भीड़ देखी जाती है, क्योंकि विभिन्न स्कूलों की कई बसें अपार्टमेंट परिसर के गेट से बच्चों को लेने के लिए आती हैं। इससे ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिससे इस समय काम के लिए यात्रा करने वाले लोगों को देरी हो रही है। सुबह 7:30 से 9 बजे की बात कर रहा है। कह रहा है कि अपार्टमेंट परिसर के बाहर सर्विस रोड पर गंभीर भीड़ देखी जाती है, क्योंकि स्कूल की जो बसें होती हैं वो बच्चों को लेने के लिए वहां पर आती हैं। इसी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है और काम करने वाले यात्रियों को देर हो जाती है। अब कार्यवाही क्या है, चलिए देखते हैं। कार्यवाही नंबर 1 में कह रहा है कि इस कथन के हिसाब से कार्यवाही करनी है। सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक किसी भी स्कूल बस को सर्विस रोड पर स्कूल की अनुमति नहीं देनी जानी चाहिए। मतलब सर्विस रोड पर कह रहा है जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर जाने की अनुमति नहीं देंगे तो बच्चे फिर स्कूल कैसे जाएंगे। नंबर 2 में कह रहा है कि स्कूल बसों में सोसाइटी गेट में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। सोसाइटी गेट की तो इसमें कोई बात ही नहीं हो रही है। जब इसकी बात नहीं हो रही है तो मतलब ये जो कार्यवाही है ये इस कथन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ना तो एक अनुसरण कर रहा है और ना ही दो अनुसरण कर रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बस को अनुमति नहीं देंगे और सोसाइटी की बात नहीं हो रही तो सोसाइटी की बात नहीं देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 97 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004 दोनों तिथियों को छोड़ करके 21 जुलाई को छोड़ देना है और 10 मार्च को छोड़ देना है। कह रहा है कि बताइए बीच के दिनों की संख्या कितनी होगी। 21 जुलाई को हमको छोड़ देना है, यानी कि जब हम 21 को छोड़ देंगे उसके बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, क्योंकि जुलाई 31 तारीख की होती है, इसलिए जुलाई में बचे हुए दिन कितने हो जाएंगे। हम लोग अगर इसमें अब टोटल दिनों की संख्या निकालें तो जुलाई में कितने दिन बचेंगे। जुलाई में दोस्तों बच रहे हैं मात्र 10 दिन। ये हो गए 10 दिन, ये भी हम लोग लिख दिया हमने जुलाई, यानी कि जे। प्लस अगस्त में दोस्तों कितने हो जाएंगे, 2003 में अगस्त में 31 दिन होते हैं, ये हम लोगों ने लिख दिया अगस्त। प्लस सितंबर में कितने दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, हम लोगों ने लिख दिया सितंबर। प्लस अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, हम लोगों ने अक्टूबर लिख दिया 31, ये लीजिए। प्लस नवंबर में होते हैं दोस्तों 30 दिन, हम लोगों ने नवंबर लिख दिया 30 दिन, ये लिख दिया मैंने एन। प्लस दिसंबर में दोस्तों 31 दिन होते हैं, ये लिख दिया हमने दिसंबर, यानी कि 2003 का हमारा काम खत्म हो गया। प्लस अब हम लोग 2004 में जनवरी में पहुंच गए। जनवरी होती है 31 दिन की, यानी कि 31, ये जनवरी का जे ए एन लिख दिया। ठीक है, ये जुलाई था। उसके बाद फरवरी। अब दोस्तों हम लोगों को मेन यही देखना है कि फरवरी 2004 में 4 से डिवाइड जा रहा है, इसलिए फरवरी क्या हो जाएगी, फरवरी एक लीप ईयर वाला वर्ष हो जाएगी, यानी कि फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। ठीक है, 29 दिन की हो जाएगी फरवरी। प्लस मार्च में 10 तारीख को नहीं लेना है, यानी कि 9 तारीख तक हम लोगों को जाना है, ये हो जाएगा मार्च में। ये हो जाएगी दोस्तों टोटल दिनों की संख्या। अब हम लोगों को क्या करना है कि इनको सबको ऐड करा देना है और अपना आंसर ले लेना है, यानी कि 10, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 29 और 9। हम लोग क्या करते हैं, चलिए यूनिट डिजिट देख लेते हैं, जो हमारा यूनिट आ जाएगा वही हम लोग आंसर ले लेंगे, यानी कि 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 1 20, 20 1 21, 21 1 22, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। मात्र एक ही ऑप्शन नंबर सी 232 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही यूनिट डिजिट 2 यही लास्ट में आ रहा है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप लोग इसको ऐड करवाएंगे तो हमारा आंसर राइट आएगा, क्योंकि दोस्तों 2003 से 2004 की बात कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने हर एक महीने का अलग अलग लिख दिया और ऐड करा दिया और अपना 232 आंसर ले लिया। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ फरवरी हम लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फरवरी 2004 की बात कर रहा है, 2004 लीप ईयर है, इसलिए फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, घन यानी कि क्यूब एक बना रहा है, इसको मोड़ करके कह रहा है कि बताइए इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। ए अक्षर वाली, जब दोस्तों हम लोग इसको मतलब क्या करेंगे, घन बनाएंगे तो ए सी से रिलेट करेगा, किससे, ए सी से, बी
बी दोस्तों डी से रिलेट करेगा, और जो एफ है ये एफ ई से रिलेट करेगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ए के सतह के पीछे, ए के सतह के पीछे दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए की सतह के पीछे कौन सा हो जाएगा? ए बराबर सी, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट हो जाएगा। अगर हमसे पूछता कि बी की सतह के पूछे तो मतलब बी की सतह के पीछे क्या हो जाता? बी की सतह के पीछे हो जाता डी ये। अगर हमसे पूछता एफ की सतह के पीछे तो एफ की सतह के पीछे हो जाता ई। ठीक है, चलिए ए की सतह के पीछे हमसे पूछा था तो ए की सतह के पीछे सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 100 नंबर क्वेश्चन, आज का 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 19वां है। बाएं से यानी कि ये लेफ्ट साइड से, यहां से कौन सा राहुल का स्थान, ये मान लीजिए यहां पर है, कौन से नंबर का है? 19वें नंबर का है, यानी कि 19th नंबर का है। ठीक है, किसका स्थान है? राहुल का स्थान है, ये मैंने लिख दिया राहुल। अब हमसे कह रहा है कि तथा मुकुल का स्थान दाएं से 15वां है, ये बाएं से 19वां था इसका, अब दाएं से यानी कि ये राइट साइड से, किससे? राइट साइड से कितना है? राइट साइड से दोस्तों 15वां है, यानी कि ये लीजिए राइट साइड से ये किसका? मुकुल का स्थान है 15वें नंबर का, यानी कि ये 15th नंबर का, किसका? मुकुल का। ये लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे मुकुल। अब हमसे कह रहा है कि तथा इनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि मुकुल के बीच और राहुल के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति। कैसे? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये मान लीजिए 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से इसका 19वां स्थान था, इसके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि 19 में एक 18, 18 में एक 17, 17 में एक 16, 16 में एक 15, यानी कि अगर लेफ्ट साइड से हम लोग मुकुल का स्थान निकालना चाहें लेफ्ट से, किसका? मुकुल का, तो लेफ्ट से मुकुल का स्थान 19 में से 4 माइनस कर दीजिए, 18, 17, 16, 15, यानी कि 14वां स्थान हो जाएगा लेफ्ट साइड से मुकुल का। और राइट साइड से मुकुल का स्थान कितना दिया हुआ है? राइट साइड से मुकुल का स्थान 15वां दिया हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड से 14वां, राइट साइड से 15वां। हमसे कहा कि बताइए पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं? जब दोस्तों पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति पूछे तो हम लोगों को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से एक किसी एक की सिचुएशन पता हो तो टोटल यानी कि न्यूनतम यानी कि मिनिमम कितने व्यक्ति हो जाते हैं? तो मिनिमम व्यक्ति हो जाते हैं लेफ्ट और राइट दोनों से ऐड, यानी कि 14 प्लस 15 और उसमें माइनस का 1 करा दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो कॉमन है लेफ्ट और राइट उसी को माइनस करा देंगे, यानी कि निकल के आ जाएगा 29 माइनस 1 बराबर 28। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है कि लेफ्ट साइड से चाहे राहुल का निकाल लीजिए चाहे मुकुल का निकाल लीजिए, अगर एक का लेफ्ट साइड से निकालेंगे तो उसी का राइट साइड से भी उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि उसका कौन सा स्थान है। जब हम लोगों को लेफ्ट और राइट दोनों से पता चल जाए और हमसे पूछे बताइए कि कितने व्यक्ति हैं, तो दोनों को ऐड करके एक माइनस करा देंगे, हमारा 28 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ, क्योंकि इस सेशन में हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दोस्तों कवर कराए हैं, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को देखना, आप लोग बस प्रैक्टिस करिए, और आप लोगों को जब आप अपने एग्जाम में पहुंचेंगे तो आप लोगों को इसी प्रैक्टिस के दम से सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों देखते ही आप लोग इनको फिनिश कर देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 101। उस आरेख का चयन कीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और लैपटॉप के बीच संबंध को दर्शाता है। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में, उसके बाद मोबाइल फोन और लैपटॉप के बीच में। तो क्या होता है कि दोस्तों मोबाइल और लैपटॉप ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो बड़ा वाला गोला दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये छोटे छोटे ये हो जाएंगे मोबाइल और लैपटॉप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक और ये हो गया मोबाइल, और उसी के अंदर ये हो गया दोस्तों लैपटॉप। ठीक है, ये यम, ये यल और ये इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है दोनों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शाम के 4:52 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितनी डिग्री का है? यानी कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच हम लोगों से एंगल यानी कि
कोण पूछ रहा है कि बताइए क्या होता है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला होता है, वो आप लोगों को पता करना है कि ये फार्मूला क्या होता है। अगर आप लोगों को ये फार्मूला पता होगा तो फिर ये जो एंगल वाला क्वेश्चन आएगा ये आप लोग तुरंत निकाल देंगे। फार्मूला क्या होता है कि मैं फार्मूला जरा लिख देता हूँ। फार्मूला होता है 30 इंटू एच यानी कि आवर। उसके बाद ये दोस्तों माइनस का चिन्ह है, माइनस इंटू 11/2 इंटू एम यानी कि मिनट। क्या होता है फार्मूला 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। और ये जो ऐसा वाला माइनस लगा है इसमें यह है कि जो बड़ा हो उसी से इसको घटा दिया जाएगा। ठीक है, क्या जो भी बड़ा हो उसी से इसको घटा दो। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब चालू कर लेते हैं, आंसर अपना ले लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि एंगल बताइए कोण कितने का होगा, इसलिए एंगल बराबर निकालिए। क्या करना है 30 इंटू एच, एच है 4 यानी कि घंटा 4 है, माइनस 11/2 इंटू एम यानी कि मिनट, मिनट कितना है, मिनट है 52। इसको काट देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 26। मल्टीप्लाई कराइए, ये 3 चौको 12 यानी कि 120 माइनस इसको ये आ जाएगा 11 छक्का 66, 6 कैरी लग जाएगा, 11 दूनी 22, 22 और 6 28 यानी कि 286 में से 120 को घटा देंगे यानी कि यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है, मात्र एक ही ऑप्शन में 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 166 डिग्री यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्या होता है फार्मूला 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। जब दो कोण यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का एंगल पूछे, फार्मूला लगा देना है। कौन सा, एक बार फिर लिख दूं 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाइए और अपना आंसर ले लीजिए 166 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। अगर दोस्तों आप लोगों को मेहनत पसंद आ रही हो, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासें हम लोग लेकर के पर डे आप लोगों के लिए आते हैं। आज शाम को हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, कौन सा, सराउंडिंग मतलब मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ, ये हम आज कवर कराएंगे इसमें, तो आप लोग शाम को जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 103। कह रहा है कि निम्नलिखित सादृश्य में संख्याओं के पहले जोड़े के बीच का संबंध दूसरे जोड़े के बीच के संबंध के समान है। दिए गए विकल्पों में वह उत्तर चुनिए जो सादृश्य को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के जरूर आप लोगों से एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, दिया हुआ था हमको। अब इसमें और इसमें रिलेशन है, यानी कि 101 और 10,201 इसमें इसमें रिलेशन कुछ है। इसी प्रकार का जो इसमें रिलेशन बना है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें और इसमें क्या रिलेशन लगाया जाए कि ये संख्या निकल के आ जाए। ये दोस्तों जो 101 दिया हुआ है, ये 101 का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है 10,201, यानी कि हम 1 से मल्टीप्लाई कराएं, 100 100 1 एकन्नम 1 गुणे 10 एकन्नम 10, यानी कि ये आ जाएगा ये 10 एकन्नम 10 इतना, यानी कि 101 और मतलब सॉरी ये हो जाएगा 11201, यानी कि 10,000 मतलब 10,201। ये 101 का क्या है, ये 101 का स्क्वायर दिया हुआ है, 101 का स्क्वायर होता है 10,201। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए 107 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोगों को 107 गुणे 107 कर देना है, यानी कि 7 सत्ते 49, 9 आएगा यूनिट डिजिट में, तो यूनिट डिजिट 9 आप लोग 2 में हमको दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई जरा करा लेते हैं। तो 7 सत्ते 49 की 9, यानी कि 7,004 7 एकन्नम 7। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब सीधे 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 10 सत्ते 70 की 0, 10 0 0 7, 10 एकन्नम 10, यानी कि आ जाएगा 9 4 7 7 14 1 1, 14,449 सॉरी 11,449, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11,449 ये हो जाएगा 107 का स्क्वायर, और दोस्तों 101 का स्क्वायर 10,201। ठीक है, तो ये स्क्वायर का दोस्तों इसमें रिलेशन बन रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। फिर से दोस्तों डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि राघव पूर्व की ओर 100 किलोमीटर चलता है। चलिए हम लोग यहां से पूर्व की ओर 100 किलोमीटर चल रहे हैं, ये हम लोग चले 100 किलोमीटर पूर्व की ओर। अब कह रहा है कि वह फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि जब ऐसे चला फिर बाएं मुड़ गया और 50 मीटर चलता है। ये लीजिए बाएं मुड़ा और यहां से 50 मीटर चला, ये हमने 50 मीटर चला दिया।
फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 75 मीटर चलता है, यानी कि यहां से फिर से बाएं मुड़ा और अब इस बार 75 मीटर चल गया। कितना? 75। अब कह रहा है कि वह फिर से बाएं मुड़ा और 60 मीटर चला, यानी कि 50 मीटर यहां तक चला और 10 मीटर ऐसे चल गया, ये यहां तक, यानी कि ये 60 मीटर टोटल चला। अब कह रहा है कि वह फिर दाएं मुड़ा और दाएं मुड़ करके 25 मीटर चला, यानी कि यहाँ जो 75 था यहां तक चल करके यहां तक आ गया और ये 25 मीटर चल गया, ये ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि तो बताइए अब राघव प्रारंभिक स्थान से, ये है राघव का प्रारंभिक स्थान, कितनी दूरी पर है? ये है राघव इतनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो दिशा तो दोस्तों दक्षिण की हो जाएगी, केवल एक ही ऑप्शन में दक्षिण की दिशा दी हुई है। हम लोग दिशा से ही अगर क्वेश्चन निकालना चाहें तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 मीटर दक्षिण दिशा में दोस्तों वो चलेगा। 10 मीटर क्यों? क्योंकि दोस्तों वो 50 मीटर तो पहले उसने चला था, ठीक है, और 25 मीटर वो नीचे चला है। तो 10 मीटर दक्षिण मतलब नहीं भी हमको और मतलब ये निकाल पा रहे हैं कि कितनी दूर चला कितनी दूर नहीं चला, हम लोगों ने डायरेक्शन निकाल ली, यानी कि 10 मीटर दक्षिण, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग उसको निकाल पाए तो निकाल लेना, नहीं तो दिशा हम लोगों को पता चल गई है कि नीचे की दिशा में है, डायरेक्शन दक्षिण में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। दोस्तों इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप लोग आराम से इसको निकाल लेंगे। क्वेश्चन 105 कह रहा है कि 7 व्यक्ति ए बी एल एम एन एस और टी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। उत्तर की ओर उनका मुंह है, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में मुंह है, नॉर्थ साइड में। अब कह रहा है कि केवल एस मतलब सॉरी केवल एल एस के बाईं ओर बैठा है। हम लोग अगर बनाना चाहें तो ये मान लीजिए ये हो गया एस। अब एस के केवल एल है, ये मान लीजिए एल है जो कि केवल बाईं ओर है इसके, बस एल और एन के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, एल और एन, यानी कि ये एल हो गया, ये केवल एक ही व्यक्ति है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और यहां पर है एन, ठीक है। 4 व्यक्ति बैठे थे, 1 2 3 4। अब कह रहा है कि ए और बी के बीच केवल एम बैठा है। क्या? ए और बी के बीच केवल एम बैठा है। ए एन का पड़ोसी नहीं है। ए क्या कह रहा है? यह किसका? ए जो है वो एन का पड़ोसी नहीं है, यानी कि ए ना तो यहां पर है ना तो यहां पर है, यानी कि ए कहां पर है? ए यहीं कहीं पर है, या तो यहां पर होगा ये तो यहां पर होगा। अब हमसे कह रहा है कि बताइए पंक्ति के सबसे दाईं छोर पर कौन बैठा है? यल और ए क्या है? यन का पड़ोसी नहीं है, यानी कि ए यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, या तो यहां पर हो सकता है, ठीक है। ये हो गया एल, ये हो गया एस, ये हो गया ए, यहां पर हो गया एन। उसके बाद हम लोगों से कह रहा था कि 4 लोग बैठे हैं, एल और एन के बीच 4 व्यक्ति हैं। एल ये हो गया, ए और बी के बीच एम बैठा है, ए और बी के बीच, यानी कि ये बी होगा, यहां पे होगा एम, ए और बी के बीच एम, ए और बी इसके बीच में एम। अब मात्र एक और बचा है, कौन बचा है? एल हो गया, एम हो गया, ए बी एस, यानी कि टी बचा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी, वो भी 7वें नंबर पर। हमसे कह रहा है कि पंक्ति के सबसे दाईं छोर पर कौन है? सबसे दाईं छोर पर टी हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे दाईं छोर पर, सबसे दाईं छोर पर कौन हो गया? सबसे दाईं छोर पर हो गया टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा था कि एल के बाईं ओर एस है, यानी कि एस के बाईं ओर एल चला गया, एल मतलब एस के बाईं ओर है, ठीक है। एल और एन के बीच, यानी एल और एन के बीच 4 व्यक्ति हैं, ए और बी के बीच एम बैठा है, ए और बी के बीच एम हो गया, ए एन का पड़ोसी नहीं है, यानी कि ना तो ए यहाँ पे ना तो यहाँ पे, यानी कि ना यहाँ तो मतलब यहाँ पे कहीं आ गया। पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर टी बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एल एस ए एम बी एन और टी, ये हो जाएगी बैठने की सिचुएशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योति शिवम की इकलौती बहन है। क्या कह रहा है कि जो ज्योति है ये किसकी? शिवम की इकलौती बहन है, यानी कि ज्योति क्या है? ज्योति है माइनस, यानी कि ये फेमिनिन है, और शिवम है प्लस, यानी कि ये पुल्लिंग है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि केशव और सुमेर भाई हैं,
क्या दिया हुआ है, केशव और सुमेर, ये क्या है, ये दोनों भाई हैं। तो ये हो गया, एक तरफ हमने मान लिया केशव और हमने मान लिया एक तरफ ये दिए हुए हैं सुमेर। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, भाई है, यानी कि ये प्लस और ये प्लस। और ये ज्योति और सुमन क्या थे, ज्योति शिवम की एकलौती बहन है, यानी कि ज्योति बहन है और शिवम क्या है, शिवम भाई है। आगे कह रहा है कि सुमेर अमन का ससुर है। सुमेर, ये जो केशव और सुमेर दिया हुआ था, इसमें से जो सुमेर है वो अमन का ससुर है, यानी कि ये अमन, अमन का ससुर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दामाद अमन। अब हमसे कह रहा है कि बताइए ज्योति का अमन से क्या रिश्ता है। ज्योति का किससे, अमन से। ज्योति का अमन से क्या रिश्ता है। ज्योति का अमन से दोस्तों पत्नी का रिश्ता हमारी तो समझ में आ रहा है, और कोई रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा कि ज्योति शिवम की एकलौती बहन है, ठीक है, एक बहन है शिवम के। केशव और सुमेर भाई भाई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि शिवम केशव का इकलौता भतीजा है, यानी कि केशव का भतीजा कौन है, वो है शिवम। यानी कि ये केशव कौन है, केशव है चाचा। अब ये चाचा है, चाचा के भाई हैं सुमेर, यानी कि शिवम के पिताजी कौन हो गए, वो हो गए सुमेर, यानी कि पिताजी हो गए, तो ये हो गए दामाद, तो ये हो गई पुत्री ज्योति। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि बताइए ज्योति का और अमन का क्या रिश्ता है। तो पुत्री और दामाद, यानी कि ज्योति का अमन से, ज्योति अमन की पत्नी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्योति क्या है, ज्योति अमन की पत्नी है, वाइफ है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को सही समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लाइन छूट रही थी, इसी वजह से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। कि 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि अमित की जेब खर्च में रुपए 150 जूतों पर और रुपए 75 घड़ी पर खर्च होते हैं। 150 जूतों पर और 75 घड़ी पर, यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 225 रुपए। तो कह रहा है कि कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था। कितना था, 3/4। यानी कि टोटल खर्चा कितना है, नीचे वाला होता है दोस्तों टोटल, जो बेस में होता है ना वही टोटल होता है। यानी कि टोटल 4 यूनिट है। उसने कहा कि जेब खर्च का 3/4 था, यानी कि 3 उसने खर्चा किया। यानी कि हमको दिया हुआ है 3 यूनिट की वैल्यू। क्या दिया हुआ है, 3 यूनिट की वैल्यू हमको दी हुई है 225। तो हम लोग यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो निकल के आ जाएगा 3 सत्ते 21, 1 बच जाएगा, 3 पच्चे 15, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 75। हमसे बताइए, कह रहा है कि जेब खर्च के रूप में कितनी राशि मिली। जेब खर्च के रूप में उसको टोटल राशि 4 थी, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 75 गुणे 4 बराबर आ जाएगा 300। 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अमित को जेब खर्च के रूप में 300 रुपए की राशि मिली थी, जिसमें कि उसने 225 रुपए के खर्चा कर दिए थे जूते पर और घड़ी के मरम्मत पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यम से शुरू होकर आखिरी अक्षर जेड तक, कितने, यम से शुरू होकर जेड तक के सभी अक्षर बड़े अक्षरों में लिखे जाएं, यानी कि एम से जेड, एम 13 नंबर होता है, यानी कि 13 से 26 तक इनको बड़े अक्षरों में लिखना है, जबकि बाकी अक्षर छोटे अक्षरों में लिखे जाएं, यानी कि ए से लेकर के एम तक, ए से एम ये स्मॉल, मतलब ए से एल तक, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे क्या, ए से एल तक, एम तक नहीं, ए से एल तक, और उसके बाद एम से लेकर के जेड तक ये लिखने हैं हम लोगों को बड़े अक्षर में, यानी कि बिग में, कैपिटल लेटर में। हमसे कह रहे हैं कि बताइए हिमालय कैसे लिखा जाएगा। चलिए, तो हिमालय में सबसे पहले एच, एच आता है एम से पहले, यानी कि इसको लिखा जाएगा स्मॉल, तो ये हो गया स्मॉल एच। उसके बाद आई, ये भी हो जाएगा स्मॉल, एम ये रहेगा कैपिटल, ए ये भी हो जाएगा स्मॉल, एल ये भी हो जाएगा स्मॉल, ए भी स्मॉल, वाई कैपिटल और ए स्मॉल, यानी कि केवल एम और वाई ये दो कैपिटल रहेंगे, कैपिटल एम और कैपिटल वाई, और बाकी सभी स्मॉल रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिमालय
एम और वाई यही दोस्तों एम और जेड के बीच में आते हैं, तो केवल इनको कैपिटल रखना है और बाकी सभी को स्मॉल कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो फिर एक कमेंट जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कह रहा निम्नलिखित 4 चिन्हों और संख्याओं के कौन से आपसी परिवर्तन निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए समीकरण को मान्य बनाएंगे। चलिए हम लोगों को इसको चेंज करना है और फिर इसका आंसर लेना है। हमें दिया है कि प्लस का अर्थ इंटू, माइनस का अर्थ डिवाइड, इंटू का अर्थ प्लस और डिवाइड का अर्थ माइनस है। हमको दिया हुआ है 225, उसके बाद डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है माइनस है यानी कि माइनस का 5, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है इंटू यानी कि इंटू 96, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है डिवाइड यानी कि डिवाइड, ये हो जाएगा 3, और इंटू, इंटू का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ है प्लस, प्लस का 31। चलिए इसको सॉल्व कराएंगे। ये आ जाएगा 225 माइनस 5 गुणे, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ठीक है, 32 मतलब 32 त्रिका 96 प्लस का 31। चलिए ये निकल के आ जाएगा 225 माइनस, इसका मल्टीप्लाई कराइए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16 प्लस का 31, यानी कि 225 और 31, 225 में पहले 160 घटा दीजिए तो यहां से निकल के आ जाएगा 65, 65 और 31 यानी कि 96। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व कराएंगे, 225 में 160 तो 65 बचेगा, 65 में से 31 ऐड करा देंगे तो 96, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111 नंबर। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, यह मानते हुए कि दर्पण एक्स वाई रेखा के अनुदिश स्थित है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि दर्पण प्रतिबिंब में उल्टा यानी कि अपोजिट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, हम लोग सीधे खड़े होते हैं तो हमको वो सब उल्टा दिखाई देता है, यानी कि ये ई ऐसे बनी है तो ये ई ऐसे बन जाएगी उल्टा। उसके बाद ये एल, एल तो मान लीजिए इसमें कोई फर्क नहीं होगा, डंडा है तो डंडा रहेगा। बी, बी ऐसे बना है तो ये ऐसे बन जाएगा। एम, एम, एम क्या हो जाएगा, एम, एम तो जैसा मतलब दोस्तों है वो तो वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। एम ये लीजिए ऐसा हो गया। अब उसके बाद दिया हुआ है मतलब ई, ई फिर से ऐसे चेंज हो जाएगा। एस, एस क्या होगा, एस दोस्तों ऐसे उल्टा हो जाएगा यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद ई, ई फिर से ऐसे हो जाएगा और आर, आर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमें समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर वाले शैडो में सब चेंज हो जाता है यानी कि अपोजिट हो जाता है यानी कि उल्टा हो जाता है। तो अपोजिट हम लोगों ने कर दिया यानी कि उसको उल्टा बिल्कुल बना दिया। ठीक है, डायरेक्ट जब उल्टा किया तो ऑप्शन ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 यानी कि 112 नंबर। दिया हुआ है कि इस कथन में मतलब इस प्रश्न में एक कथन, 1 2 और 3 कथन दिए गए हैं। ये कथन स्वतंत्र कारण या स्वतंत्र कारणों के प्रभाव या सामान्य कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम लोग कारण पहले पढ़ते हैं। कारण दिया हुआ है कि भारी वर्षा और अचानक आई बाढ़ से शहर एक्स के निचले क्षेत्रों में पानी भर गया। ये है दोस्तों कारण। अब कारण के बाद हम लोगों को प्रभाव देखना है कि कैसा क्या प्रभाव रहेगा। कारण है कि भारी वर्षा हुई और अचानक उसके बाद बाढ़ आई, तो फिर शहर एक्स था कोई, उसके अनेक निचले स्थलों में पानी भर गया। अब प्रभाव कह रहा है कि राज्य सरकार ने शहर एक्स की नगर पालिका के लिए एक नया प्रमुख नियुक्त किया। यह भी दोस्तों सही हो सकता है क्योंकि बाढ़ आई है और क्या है कि नगर पालिका जो शहर की होगी उसके लिए राज्य सरकार एक नए प्रमुख को नियुक्त कर सकती है उसके देखरेख के लिए। नंबर 2 में कह रहा है कि राज्य सरकार ने शहर एक्स के निचले क्षेत्रों में फंसे 5500 से अधिक व्यक्तियों को निर्वासित किया। दोस्तों इसमें व्यक्तियों की कोई बात नहीं हुई यानी कि ये वाला तो गलत हो जाएगा। नंबर 3 में कह रहा है कि शहर एक्स से निर्वासित किए गए नागरिकों की सहायता के लिए अनेक स्थानों पर भोजन और पानी वितरित किया जा रहा है। ये भी दोस्तों सही हो जाएगा यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर ये संभावित प्रभाव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों इससे इसी कारण से प्रभाव इनमें पड़ेगा यानी कि राज्य सरकार, बाढ़ आई है, भारी वर्षा हुई है, इस वजह से एक नया
नगर पालिका के लिए प्रमुख नियुक्त कर सकती है। और नंबर 2 में क्योंकि बाढ़ आई है तो यानी कि नागरिकों की सहायता के लिए भोजन और पानी वितरित किया जाएगा। और जो ये 5500 से अधिक व्यक्ति, तो इसमें नंबर ऑफ व्यक्तियों की बात कहीं नहीं हुई है कि कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति नहीं है। यानी कि संभावित प्रभाव ए और 3, 1 नंबर और 3 नंबर ये दोनों हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हम लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 113 दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न में कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया हुआ है कि सभी पत्र संदेश हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग वेन आरेख से क्वेश्चंस को, ये जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इनको हम लोग वेन आरेख से निपटाएंगे, यानी कि फिनिश करेंगे। हमको दिया हुआ है कि सभी पत्र संदेश हैं। ये लीजिए, हम लोगों ने माना कि ये पत्र वाला गोला है, ये सभी पत्र जितने हैं, ये सभी पत्र क्या है कि संदेश है। ये संदेश वाला गोला है। जितने भीतर मतलब जितने अंदर पत्र रखे हैं वो सभी के सभी संदेश हैं, उसने हमसे ऐसा कहा। फिर कह रहा है कि कुछ संदेश ईमेल है, यानी कि बाहर वाले से संदेश से कुछ क्या है, कुछ ईमेल भी हैं, यानी कि ये कुछ संदेश क्या हो गए, ईमेल हो गए। लास्ट में कह रहा है कि कोई भी ईमेल पोस्ट नहीं है, यानी कि कोई भी ईमेल पोस्ट नहीं, यानी कि पोस्ट बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि बताइए निष्कर्ष के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है, कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है, यानी कि ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो दिया हुआ है कि कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है, तो यानी कि बिल्कुल सही दिया है, कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है। नंबर 2 में कह रहा है कुछ ईमेल पत्र हैं, क्योंकि दोस्तों सभी पत्र संदेश थे और कुछ संदेश ईमेल हैं, तो कुछ ईमेल पत्र भी हो सकते हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नंबर सी में कह रहा है कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, या नंबर डी में कह रहा है कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है दोस्तों, ये तो बिल्कुल उसने सही कहा, यानी कि मेरे हिसाब से सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 यानी कि 114 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दिए गए आरेख का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए आरेख का अवलोकन करते हैं। ये जो रेक्टेंगल में दिया हुआ है ये भारतीय लोगों को दर्शाता है, उसके बाद सर्कल ये लंबे लोगों को, और ट्रायंगल ये गोरों लोगों को। हमसे कह रहा है कि बताइए कौन सी संख्या उन भारतीयों को दर्शाती है, यानी कि मतलब रेक्टेंगल के अंदर आना चाहिए, जो लंबे और गोरे दोनों है। यानी कि रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल के साथ साथ सर्कल भी हो, और सर्कल के साथ साथ ट्रायंगल भी हो। ऐसे तीनों के बीच में जो संख्या आएगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक दोस्तों ये क्या है, ये ऐसे भारतीयों को दर्शाती है संख्या जो कि लंबे भी हैं और गोरे भी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ए नंबर, क्योंकि जो एक की प्लेस वैल्यू है, ये एक की प्लेस वैल्यू आप लोग देखिए, ये ट्रायंगल के अंदर भी है, उसके बाद ये रेक्टेंगल के अंदर भी है, और ये सर्कल के अंदर भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 115 यानी कि 115 नंबर। दिया हुआ है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है, पिता के और पुत्र की। फिर दिया है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। यानी कि हम लोगों ने मान लिया कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी, एक लोगों की 2x थी और एक लोगों की 1x यानी कि x थी। यानी कि पिताजी की 5 वर्ष पहले 2x थी और बच्चे की x थी। यानी कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग अब 100 वर्ष है, ये 5 वर्ष पहले की थी। अगर हम लोग अब प्रेजेंट में उनकी एज निकालना चाहें तो इसमें 5 और इसमें 5 दोनों में ऐड कर दें तब, और अगर दोनों को ऐड करें तो 100 के बराबर हो जाएगा। यानी कि दिया हुआ है 2x प्लस 5 ये वर्तमान एज हो गई, प्लस बच्चे की वर्तमान एज हो गई x प्लस 5, और दोनों को जब ऐड करा दिया 2x प्लस 5 को और x प्लस 5 को, तब 100 वर्ष के बराबर है, यानी कि ये 100 के बराबर कर दिया। यहां से सॉल्व कराएंगे तो ये निकल के आएगा 3x बराबर, ये 5 5 10, 100 में 10 चला जाएगा तो निकल के आ जाएगा 90। यहाँ से x बराबर निकल के आ जाएगा 30, यानी कि x बराबर 30। यानी कि यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू रखें तो यह निकल के आ जाएगा 30 दूनी 60, ये निकल के आ जाएगा 30। ये कब निकल के आ गई, ये निकल के आ गई 5 वर्ष
पहले। उसने हमसे कहा कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। ये दोस्तों 5 वर्ष पहले है, यानी कि वर्तमान में जाने के लिए हम लोगों को 5-5 इसमें जोड़ना होगा। उसके बाद उसने कहा कि 10 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान में जाने के लिए 5 वर्ष और 10 वर्ष और जाने के लिए, यानी कि 60 + 5 + 10, ऐसे इसमें 30 + 5 + 10, इसको दोनों को ऐड कर दीजिए और अपना आंसर ले लीजिए, यानी कि निकल के आ जाएगा 60 + 5 65 और 10, यानी कि निकल के आ जाएगा 75 प्लस 30 5 35 10 45, यानी कि 75 + 45 ऐड कराना है, 5 5 10 7 4 11 1 12 100, मतलब हमसे क्या कह रहा है कि आयु का अनुपात, यानी कि 75:45, ये मतलब रेशियो निकल के आएगा। तो 15 बना 75, 15 तिरका 45, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आया 75:45। अब इसको जब 15 से डिवाइड करा देंगे तो 5:3, 15 बना 75, 15 तिरका 45, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा भी दिया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 116, यानी कि 116 नंबर, 116 96 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों हम लोगों ने आज स्टार्ट किए थे और 116 यानी कि 20 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कवर करा दिए। कह रहा है कि एक घनाभ 6 × 9 × 5, ये इनकी डायमेंशंस यानी कि इनकी भुजाओं की लंबाइयां दी हैं, सेंटीमीटर क्यूब को 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या, वो भी किसके, छोटे घनों की संख्या, घन की संख्या हमसे पूछ रहा है। हमें क्या करना है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं और टोटल दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है 6/3, ये पहले कोर का घन निकल के आया, इंटू दूसरे 9/3, इंटू इसी प्रकार तीसरे 15/3, यानी कि यहां से कितना निकल के आएगा 2 × 3 × 5, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 × 6 6 5 30, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, हमसे कह रहा था कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल छोटे घनों की संख्या 30 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हमको दे दे बड़े घनाभ, उसके बाद कहे कि इस सेंटीमीटर के खंड से छोटे छोटे घनों की संख्या बताइए, तो डिवाइड करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि रीजनिंग से रिलेटेड थे, आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए तैयार बैठे हैं, उन सभी के लिए ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब दोस्तों आप लोगों की बारी है, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो भी आपके दोस्त और भी तैयारी करने वाले हों तो उनको सेशन शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि उनकी भी थोड़ी तैयारी अच्छी हो जाए। अब दोस्तों आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो आप लोग सीरियस होकर अपनी तैयारी को जुड़िए और जो भी मैं सेशन लेकर के आता हूं, उन सभी सेशन को अच्छे से पूरा लास्ट तक देख के कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों मुझको आप कमेंट बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो फिर ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साइंस के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।